नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी वीपीओ के लिए एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में ये टोटली उत्तर प्रदेश को फ़ोकस्ड है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। ध्यान दो, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की क्या स्थिति रही है और इसमें बहुत सारी बातें हैं। मैं मुख्यतः अधिनियम 1947 की बात करूँगा। अधिनियम 1947 में कौन-कौन सी बातें निर्धारित हैं? अधिनियम 1947 के अलावा नियमावली, इसकी जो संबंधित नियमावली है, उसमें कौन-कौन सी बातें निर्धारित हैं, कौन-कौन सी बातें की गई हैं और बिना धाराओं के पढ़ेंगे। केवल और केवल ये थ्योरी क्लास है। इससे पहले मैं इसको शुरू करूँ, मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको वीपीओ के मॉक टेस्ट को जॉइन करना हो, मॉक टेस्ट की श्रृंखला को, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसको जॉइन कर सकते हो और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी दिया गया है। और इसमें मॉक टेस्ट के अलावा आपको 70 प्लस घंटों का इसमें इन्हीं मॉक टेस्ट का डिस्कशन कोर्स भी मिलेगा। लगभग इसमें मैंने उन सभी पहलुओं को छुआ है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था। ध्यान दें, उत्तर प्रदेश में अगर आप पंचायती राज व्यवस्था की कोर देखोगे, तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की मौलिक इकाई माना गया है। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात करें, तो यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायतों को अपनाया गया है, ठीक है? पंचायतों को अपनाया गया। अच्छा, अब एक बात यहाँ से समझो, ये जो त्रिस्तरीय पंचायतों को अपनाया गया है, सपोज़ करो ये एक वृक्ष है, ठीक है? इस वृक्ष में ये जड़ें हैं इसकी और इन्हीं जड़ों की कल्पना की गई है ग्राम सभा से। ये जो त्रिस्तरीय पंचायतें हैं, ग्राम सभा सबसे नीचे है और इसी ग्राम सभा में ग्राम पंचायत का अस्तित्व है। यहीं पर ग्राम पंचायत का भी अस्तित्व है। इसी ग्राम पंचायत के अस्तित्व में या हम कहें इसी ग्राम पंचायत की पृष्ठभूमि में क्षेत्र पंचायत का अपना अलग अस्तित्व है और फिर सबसे ऊपर आता है जिला पंचायत, ठीक है? तो कुल मिला के ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा वास्तव में एक ग्रास रूट लेवल की एक संस्था है, जिसकी स्थापना 1947 अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, ठीक है? अब एक बात समझो यहाँ से, ग्राम सभा, सबसे पहले उठाओ ग्राम सभा को। ग्राम सभा में कौन-कौन सी बातें हैं जो आपको कंठस्थ कर लेनी है, बिल्कुल भूलनी नहीं है एग्ज़ाम हॉल में। सबसे पहले मुझे बताओ ग्राम सभा है क्या? इंट्रोडक्शन इसका थोड़ा-सा दो, तो आप कहोगे ग्राम सभा गाँव के लोगों की संस्था है, लोगों की एक संस्था है। अच्छा, ये जो गाँव के लोगों की संस्था है, इसमें कौन-कौन आते हैं? तो आप बताओगे 18 प्लस साल का, जिसकी उम्र 18 हो गई है, हर वयस्क व्यक्ति। हर वयस्क व्यक्ति इसका सदस्य होगा, लेकिन शर्त ये होगी कि उसका नाम मतदाता सूची में हो। मतदाता सूची में उल्लिखित हो इसका नाम, ठीक है? तो ऐसा ग्राम सभा के मेंबर्स कौन-कौन होंगे? हर 18 साल का वयस्क व्यक्ति इसका मेंबर होगा, लेकिन इसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि मतदाता सूची में संदर्भित 18 साल के हर व्यक्ति का नाम अगर है, तो वो मिला के ग्राम सभा बनाई जाएगी। ठीक है? तो ग्राम सभा क्या है? गाँव के लोगों की एक संस्था है, जिसमें मतदाता सूची में संदर्भित 18 साल के लोगों को शामिल किया जाता है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो आप? अच्छा, अब ग्राम पंचायत के बारे में समझो। ग्राम पंचायत का निर्माण ग्राम सभा स्तर पर ही होता है। जैसे मैंने आपको ये एक फिगर बनाया था। ये ग्राम सभा है, ग्राम सभा ने एक आधार तैयार किया और इसी आधार पर कौन टिका हुआ है? ये ग्राम पंचायत। तो हम कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत का निर्माण ग्राम पंचायत का निर्माण कहाँ पर होता है? ग्राम पंचायत का निर्माण होता है ग्राम सभा स्तर पर। ग्राम पंचायत का निर्माण ही ग्राम सभा स्तर पर होता है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन्स आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मैं उनकी चर्चा करूँगा। अच्छा, क्या मुझे बता सकते हो कि ये जो आपका प्रधान होता है, जिसके साथ आप लोग जब सेलेक्ट हो जाओगे, काम करोगे जाके, इसको कौन चुनता है? प्रधान पंचायत के द्वारा चुना जाता है या ग्राम सभा के द्वारा? तो आप बताओगे प्रधान का निर्वाचन ग्राम सभा के द्वारा ही किया जाता है। भूलना नहीं है कि ग्राम प्रधान को आप पंचायत के द्वारा निर्वाचित करवा दो।
ग्राम प्रधान का सीधा-सीधा निर्वाचन होता है ग्राम सभा के मेंबर्स के द्वारा, ठीक है? अब ज़रा यहाँ से 3-4 बातें समझो। ग्राम सभा की बैठकें, सबसे पहली बात, ग्राम सभा की बैठकें, ग्राम सभा की बैठकों में आपको बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। ग्राम सभा की 2 प्रकार की बैठकें होती हैं, ध्यान देना। एक होती है सामान्य बैठक, और ये जो सामान्य बैठक होती है, ये 2 प्रकार की बैठकें होती हैं। एक होती है खरीफ की बैठक, खरीफ की बैठक। मैं इसमें किसी भी धारा की चर्चा नहीं करूँगा, केवल और केवल आपको थ्योरी बताऊँगा। धाराओं की चर्चा मैं ऑलरेडी आपको आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हो, ठीक है? एक होती है सामान्य बैठक जो कि सामान्य बैठक ये 2 प्रकार की होती हैं, एक खरीफ की बैठक होती है और एक होती है रबी की बैठक। रबी की बैठक, ये दरअसल फसलों के आधार पे होती हैं। और ग्राम सभा की एक और बैठक होती है जिसे कहते हैं असाधारण बैठक। असाधारण बैठक, ये जो असाधारण बैठक होती है, ये कभी भी बुलाई जा सकती है। अर्थात जब भी कभी माँग होगी, माँग किए जाने पर इस बैठक का आयोजन होता है। बैठक का आयोजन होता है। कभी-कभी आपने देखा होगा कि 26 जनवरी हुआ, झंडारोहण पंचायत में हुआ, उस समय भी इसका आयोजन कर लिया जाता है। 15 अगस्त हुआ, उस समय भी इसका आयोजन कर लिया जाता है। पता चला 2 अक्टूबर हुआ गांधी जी की जयंती, और उस समय भी असाधारण बैठक का आयोजन कर लिया जाता है। लेकिन जब भी कभी आपसे पूछे ग्राम सभा की बैठकें कितनी होती हैं, तो आपके ऑप्शन में अगर 2 दिखे, तो केवल और केवल आप 2 ही मानोगे। ठीक है? चूँकि आपका जो अधिनियम है 1947 1947 वाला संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम, उसमें सामान्य बैठकों की संख्या 2 ही बताई गई है, इसलिए आपको केवल और केवल 2 ही ऑप्शन में दिखे, तो आप 2 मानोगे। अगर आपको कोई और ऑप्शन दिखे, 2 ना दिखे, तो फिर आप असाधारण बैठक में यहाँ पर जाओगे, जितनी भी बैठकें हैं, ठीक है? लेकिन सामान्य बैठक आम तौर पर यही सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो असाधारण बैठक भी होती है, सामान्य बैठक भी होती है। सामान्य बैठक 2 होती हैं, खरीफ की बैठक ये परमानेंट है, ये तो होनी ही होनी है। असाधारण बैठक परमानेंट नहीं है। जब ग्राम का कोई मेंबर या गाँव वाले माँग करेंगे कि अब बैठक हमारी होनी चाहिए, तो फिर बैठक हो जाएगी, या फिर प्रधान वगैरह झंडारोहण वगैरह करेंगे 15 अगस्त या 26 जनवरी को, तो फिर ये बैठक हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अब देखो मैं 3 बातों की चर्चा और करता हूँ। बैठक कौन बुलाएगा? सबसे बड़ा प्रश्न आपका कन्फ्यूज़िंग वाला। दूसरा, बैठक की सूचना कैसे दी जाएगी? कितने दिन पूर्व दी जाएगी? और हम चर्चा करेंगे ग्राम सभा की बैठक का कोरम क्या होगा? इन 3 प्रश्नों के जवाब हम हासिल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे बैठक की सूचना को। बैठक की सूचना, जब भी कभी ग्राम सभा की बैठक होगी, उसकी सूचना कितने दिन पहले दी जाती है? आप बताओगे 15 डेज़ पहले सूचना दी जाएगी। सूचना दी जाएगी, ठीक है? अब ग्राम सभा में बहुत सारे लोग हैं, तो हर घर में तो आप नोटिस भेज नहीं पाओगे। तो फिर कुछ ख़ास ऐसी जगहें होती हैं, जहाँ पर सबकी निगाहें होती हैं, या हम कहें कुछ ख़ास जगहें होती हैं, जहाँ पर पोस्टर, बैनर, होर्डिंग लगाने के लिए ही उन्हें निर्धारित किया जाता है। तो वहाँ पर आप बैठक की सूचना से संबंधित नोटिस चस्पा करोगे। आप नहीं चस्पा करोगे, मतलब आप चस्पा करवाओगे, ठीक है? तो बैठक की जो नोटिस होगी, उसे आप चस्पा करवाओगे। साथ ही साथ पंचायत सहायक का भी इसमें काफ़ी योगदान रहता है। इसके अलावा जब नोटिस चस्पा हो जाएगी, तो डुग्गी पिटवाना भी इनका काम होता है। डुग्गी पिटवाना। तो डुग्गी पिटवाना और नोटिस को चस्पा करना, ये सारे काम करके आप बैठक की सूचना दोगे कि भैया 15 दिन पहले मैं सूचना दे रहा हूँ कि इस तारीख को ग्राम सभा की बैठक होगी। आप सभी आमंत्रित हैं अपने-अपने मुद्दे लेकर, अपनी-अपनी सलाह लेके। क्वेश्चन ये उठता है कि कौन बुलाएगा? कौन बुलाता है? तो बुलाता कौन है? इस पर बड़ा बवाल रहता है, तो ध्यान रखिएगा। हमेशा साधारण बैठक हो या असाधारण बैठक हो, ये बैठकें प्रधान के द्वारा बुलाई जाती हैं, बुलाई जाती हैं। जब प्रधान के द्वारा ये बैठकें बुलाई जाएँगी, तो बैठक हो जाएगी। लेकिन कभी-कभी होता क्या है कि प्रधान अगर नहीं बैठक बुलाता है, लेकिन सदस्यों को लगता है कि अब बैठक बुला लेनी चाहिए, तो टोटल जितने भी सदस्य होंगे, टोटल सदस्य का 1/5 भाग ये लिखित रूप से सूचना देते हैं प्रधान को। ये लिखित सूचना देते हैं। किसे सूचना देंगे? सूचना देते हैं ये प्रधान को, और कहते हैं कि हमारी बैठक बुलवाई जाए। प्रधान का दायित्व होता है कि वो 30 डेज़ के भीतर-भीतर, जिस दिन उसे लिखित सूचना प्राप्त हो गई है, उसके 30 डेज़ के भीतर-भीतर वो बैठक बुलवा ले। अगर प्रधान ऐसा करने में असमर्थ हो जाता है,
तो फिर ये बात जाती है डीपीआरओ के पास। डीपीआरओ, जिला पंचायत राज अधिकारी। डीपीआरओ के पास ये बात जाती है और डीपीआरओ फिर यदि प्रधान बैठक नहीं बुलाता है तो डीपीआरओ 60 डेज़ के भीतर-भीतर 60 डेज़ में बैठक बुलाता है। ठीक है? ये बात आप समझ पा रहे हो? तो ये दोनों बातें आप बिल्कुल याद रखिएगा। बैठक बुलाता कौन है? प्रधान। अगर 1/5 सदस्य लिखित रूप से सूचना दें प्रधान को या नोटिस दें प्रधान को कि भैया हमारी बैठक बुलवाओ, हमारे कुछ मुद्दे हैं, हम उनको सुलझाना चाहते हैं। तो वो 30 दिन के अंदर-अंदर बैठक बुलाएगा। अगर वो चूक जाता है, नहीं बुलाता है, तो डीपीआरओ की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो 60 दिन के अंदर-अंदर बैठक बुलाए। अगर बैठक हो रही है, तो फिर कितना कोरम होना चाहिए? कोरम क्या होता है? कोरम वो न्यूनतम सदस्य संख्या होती है, जिसके तहत बैठक हो सकती है। जैसे मान लीजिए आप कोई पार्टी कर रहे हो, ठीक है? आपके दिमाग में परिभाषा ये है कि पार्टी मैं तभी करूँगा जब हमारे साथ कम से कम 1 सदस्य होगा। 1 सदस्य का मतलब एक आपका दोस्त होगा या आपका सहपाठी होगा, कोई भी होगा, तभी फिर पार्टी होगी। अकेले तो बैठ के आप कर नहीं पाओगे। पार्टी की परिभाषा तो आम तौर पर जो आम जनमानस में व्याप्त है वो यही है, 4-5 लोग हों तभी हाँ, मज़ा आएगा। तो इस पार्टी का कोरम क्या होना चाहिए? कम से कम 1 व्यक्ति। यानी कोई भी काम करने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या जितनी निर्धारित होती है, वो होती है कोरम। यहाँ पर कोरम क्या होगा? ग्राम सभा की बैठक के लिए कोरम का मतलब है न्यूनतम वह सदस्य संख्या जिससे ग्राम सभा की बैठक हो सके। तो कोरम में आप टोटल जो सदस्य होंगे ग्राम सभा के टोटल सदस्य का 1/5 भाग, ये होता है कोरम गाँव सभा का, ठीक है? चलो ठीक है, अब कोरम भी हो गई, अब हो रही है बैठक। तो बैठक की अध्यक्षता करेगा कौन? ग्राम सभा की बैठकें मैंने पहले ही बता दी हैं, ग्राम सभा की बैठकें 2 प्रकार की होती हैं, सामान्य बैठक और असाधारण बैठक। जब भी कभी सामान्य बैठक होगी तो वो केवल और केवल 2 ही होती हैं, खरीफ की बैठक और रबी की बैठक। अब देखो बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? बैठक की अध्यक्षता ध्यान देना, बैठक की अध्यक्षता यहाँ भी 2 टाइप्स होते हैं। बैठक की अध्यक्षता में एक आप पढ़ोगे कि बैठक की स्थायी रूप से अध्यक्षता कौन करता है और एक आप पढ़ोगे बैठक की अस्थायी रूप से अध्यक्षता कौन करता है। स्थायी रूप से अध्यक्षता कौन करता है? तो आप बताओगे प्रधान। स्थायी रूप से ये अध्यक्ष होता है ग्राम सभा का और यही जब भी कभी बैठक होगी प्रधान करेगा। लेकिन अस्थायी अध्यक्षता का क्या मतलब है? अगर प्रधान ना हो तो अस्थायी अध्यक्षता तभी होगी जब प्रधान अनुपस्थित होगा। अनुपस्थित होगा। ये बात आप समझ पा रहे हो? प्रधान अनुपस्थित है तो फिर बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी 3 कंडीशंस हैं। अगर प्रधान अनुपस्थित है, तो फिर प्रधान जब भी कभी बैठक होगी, उस बैठक के लिए किसी न किसी व्यक्ति को मनोनीत करके जाएगा। अर्थात प्रधान द्वारा मनोनीत मनोनीत सदस्य मान लो प्रधान किसी मीटिंग में चला गया, तो फिर बैठक तो होनी है। तो फिर प्रधान के द्वारा जो भी मनोनीत सदस्य होगा, वो उसकी बैठक की अध्यक्षता करेगा। अगर प्रधान मनोनीत किसी को नहीं करके गया है, तो क्या स्थिति होगी? तो फिर जो सहायक विकास अधिकारी है, सहायक विकास अधिकारी ये होता है पंचायत का। जो भी पंचायत का सहायक विकास अधिकारी होगा, इसके द्वारा जो मनोनीत सदस्य होगा, मनोनीत सदस्य ये बैठक की अध्यक्षता करेगा। अगर ये भी मनोनीत ना कर पाए, ये भी सहायक विकास अधिकारी, तो फिर अध्यक्षता कौन करता है? तो फिर बैठक में जो उपस्थित सदस्य होते हैं, उपस्थित सदस्य ये अपने में से ही अपने में से ही अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष चुन लेंगे। ये बात आप समझ पा रहे हो? तो ये ग्राम सभा की स्थिति है। मैंने आपको ग्राम सभा लगभग-लगभग शॉर्ट में पूरा समझा दिया। इसमें मैंने केवल धाराएँ नहीं ली हैं, बाकी आपको थ्योरी हाँ, इसमें बहुत हद तक मैंने आपको समझा दिया है। अच्छा, अब यहाँ से आप इसी के आगे मैं आगे कंटिन्यू करूँगा और चलते-चलते मैं आपको बता दूँ अगर आप मॉक टेस्ट की श्रृंखला को जॉइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? धन्यवाद।